फंक्शंस ऑफ वर्किंग मेमोरी कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, आखिर इनके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या काम करते हैं। एक रिसर्च हुई है एकूस्टिक कन्फ्यूजन्स पे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। कॉनरेड ने कहा कि अगर लिस्ट ऑफ लेटर्स दिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से जिनकी साउंड एक जैसी थी, जैसे CTDGVB, तो दूसरी जो लिस्टें उसने दी उनमें जो लेटर्स थे अल्फ़ाबेट के, उनके सीक्वेंस में CWQKRNX था। अब इनकी जो साउंड है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। उन्होंने सेकंड लिस्ट में से ज़्यादा लेटर्स याद रखे क्योंकि उनकी साउंड्स डिफरेंट थी। पहले में से साउंड्स एक जैसी थी तो कम याद रहे, वो आपस में कंफ्यूजन करते हैं। वो कहता है कि लोग एकूस्टिकली यानी सुनी हुई चीज़ को आपस में कंफ्यूज करते हैं अगर उनकी आवाज़ एक जैसी हो। कब कंफ्यूज करते हैं? जब सुन रहे होते हैं उस वक्त नहीं, जब रिहर्सल कर रहे होते हैं तो वो स्टोर हुए हुए को जब रिहर्स करते हैं तो वो उसको आपस में साउंड को कंफ्यूज कर जाते हैं। और भी एक्सपेरिमेंट ने यही सजेस्ट किया है कि जब हम प्रोनाउंस करने लगते हैं, उनको रिपीट करने के लिए खुद अपने आप से साइलेंटली CDKX जो भी हम याद कर रहे थे, तो उसकी साउंड आपस में कंफ्यूज होती है रिहर्सल में, और जब हम बोलते हैं तो हम रॉन्ग साउंड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। फोनोलॉजिकल जो लूप है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत रोल अदा करता है, क्रूशल। हम काउंटिंग टास्क के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब अगर आप कोशिश करें कि जो पिछला सेंटेंस है उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करें, तो आपको अपने अंदर जो है एक नंबर्स को साइलेंटली आवाज़ आ रही होगी, आप अंदर अंदर वो काउंट कर रहे होंगे। फोनोलॉजिकल लूप दोहरा के चीज़ों को याद रखता है। अब उसी को आप दोबारा करने की कोशिश करें और उसको बोलते भी जाएं, तो आप जब फोनोलॉजिकल लूप जो है वो बोलने में इन्वॉल्व हो जाता है, आप जो सिंपल काउंटिंग की टास्क है वो नहीं कर पाएंगे। तो फोनोलॉजिकल लूप इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो इसके ज़रिए ही हम रीडिंग करते हैं यानी पढ़ सकते हैं। ये तब भी एक्टिव होता है जब हम नई इंफॉर्मेशन लेते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी एक्टिव होता है, चाहे वो अपनी ज़बान हो या फॉरेन लैंग्वेज हो। उस नई को याद रखने में साउंड का बहुत ज़्यादा रोल है। फोनोलॉजिकल लूप का आप कोई किसी लफ्ज़ को नहीं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जब आपने पहली दफ़ा सुना होगा, या आपने फोनोलॉजिकल या एलिफेंट का वर्ड क्लास 1 में सुना होगा, उसकी साउंड थी। तो दोनों तरह, फॉरेन लैंग्वेज हो या अपनी ज़बान हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है, जिसमें आप ट्रैक रखते हैं नंबर्स का। कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हो तो उसमें काम आता है। एक दफ़ा बेडले के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ कि वो फुटबॉल गेम जो है वो सुन रहा था रेडियो पे और गाड़ी चला रहा था। उसने इमेजिन किया इधर से बॉल आया है, इधर को गया है, कौन सा प्लेयर किधर है। जैसे हम क्रिकेट मैच में सोचते होंगे कि वसीम अकरम ने बॉल फेंका, इमरान खान ने छक्का लगाया, तो हम एक बैट्समैन और बॉलर को विजुलाइज करें। उसने देखा कि अगर वो विजुलाइज करने लग गया उस फुटबॉल फील्ड को और बॉल की मूवमेंट को जो वो रेडियो से सुन रहा था, क्या बॉल लाइन की तरफ जा रहा है या अब वो फेंक रहे हैं, उसकी कार कहीं तो जाने लग गई। इससे उसने अंदाजा लगाया कि विजुअल स्पेशल स्केच पैड एक वक्त में दो प्रोसेसिंग सिर्फ तब कर सकता है अगर दोनों विजुअल ना हो। इसके बारे में कहा गया है कि जो साइकोलॉजी के और सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो फोनोलॉजिकल लूप यानी साउंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं विजुअल स्पेशल स्केच पैड की निस्बत, जबकि जो ऐसे डिसिप्लिन हैं जैसे इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, आर्ट्स है, वो विजुअल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो विजुअल कोडिंग ज़्यादा करते हैं अपनी एकेडमिक स्टडीज़ में। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, समझ में आती है कि क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा जो फोकस है वो पैटर्न्स को याद रखने पे है, आर्ट्स का, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का। तो उन्हें साउंड से ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। सोशल साइंसेज वालों को वर्ड्स याद रखने होते हैं, कॉन्सेप्ट्स, तो वो फोनोलॉजिकल लूप को बहुत इस्तेमाल करते हैं। टीवी देखते हुए हम कोई भी और विजुअल काम करें, जैसे डिज़ाइन
के पैटर्न्स को मेज सॉल्व करने की कोशिश करें, साथ ही टीवी देखें, तो नहीं होगा। हाँ, सिर्फ सुन रहे हो तो फिर आप कर लेंगे। तो विजुअल स्पेशल स्केच पैड जो है वो टीवी देखने में काम आता है, एवरीडे लाइफ में काम आता है। आप अगर अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं जहाँ आप बैठे हैं उनको एक नज़र देखें और फिर आंखें बंद कर लें और फिर उनको टच करने की कोशिश करें कि मेरे सामने मेज़ पे गिलास कहाँ था, किताब कहाँ थी, टीवी का रिमोट कहाँ था, तो ये आपका स्केच पैड है जिसने थोड़ी देर उसको रखा हुआ है और आप आंखें बंद करके भी उन तक पहुंच सकते हैं। जब हम नई चीज़ें ढूंढते हैं या लोकेशन चीज़ों की पहुंचना चाहते हैं तो ये हमारे काम आता है विजुअल स्पेशल स्केच पैड। विजुअल यानी विजुअल, स्केच पैड, स्पेशल यानी स्पेस के अंदर चीज़ें। तो ये कई लेजर एक्टिविटी जो हम गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स, जिगसॉ पजल बनाते हैं या हम मेज़ वाली चीज़ें करते हैं, उनमें काम आता है। सेंट्रल एग्जेक्टिव का सबसे बड़ा रोल ये है कि हमारी अटेंशन को फोकस करता है कि किस चीज़ को तवज्जो देनी है, इररेलेवेंट को तवज्जो नहीं देनी, और हमारे बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करता है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को स्प्रेस करता है। सेंट्रल एग्जेक्टिव डे ड्रीमिंग को भी कंट्रोल करता है। आपकी जो थॉट्स इधर उधर भटकती हैं, जो आप दिन में ख्वाब देखते हैं, आपके ख्यालात कहीं और जा रहे होते हैं, वो उनको कंट्रोल कर सकता है, उस प्रोसेस को। लोगों के सेंट्रल एग्जेक्टिव में फ़र्क होता है। कुछ का सेंट्रल एग्जेक्टिव बहुत एक्टिव होता है, वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इधर उधर करके फोकस करके बिल्कुल टारगेट वाला अपना काम कर सकते हैं। कुछ के अंदर ये एबिलिटी कम होती है, इसको इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इसके ऊपर जो रिसर्च है वो कम हुई हुई है क्योंकि इसके ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसको उस तरह जैसे आवाज़ और विजुअल पे हुई हुई है उस तरह नहीं हुई हुई। एपिसोडिक बफर का हमने पहले भी जिक्र किया कि ये हमारी तमाम ऑडिटरी, विजुअल और स्पेशल इंफॉर्मेशन को कंबाइन एक जगह पे होती है, वहाँ से उठा के वो सेंट्रल एग्जेक्टिव उसको यूज़ कर सकता है। तो ये एक्टिवली मैनिपुलेट हो रही होती है इंफॉर्मेशन, सेंट्रल एग्जेक्टिव के ज़रिए पर होती एपिसोडिक बफर में है। तो इसके ज़रिए आप अपने अर्लियर जो एक्सपीरियंस है, जो आपको तजर्बा हो चुका है, उनको भी मानी दे सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, और आप नए प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं और आप प्लान भी कर सकते हैं फ्यूचर की चीज़ें। फर्ज करें आप एक तल्ख तजर्बे के बारे में सोच रहे हैं। आपने किसी दोस्त को गैर इरादी तौर पे कोई सख्त बात कह दी, कोई रूड बात कह दी। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, बाद में हम अक्सर ये करते हैं, और आप उस पर फोकस कर रहे हैं कि फिगर आउट कर रहे हैं कि उसको बुरी तो नहीं लगी। इसको समझने के लिए कि उसे बुरी लगी है कि नहीं, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन आएगी कि आप अपने दोस्त के बारे में क्या जानते हैं, वो कैसी बातें माइंड करता है। ये हम हमेशा रखते हैं बात कहते हुए किसी को अपने वर्किंग मेमोरी में कि ये किस तरह से बात सुनना चाहता है और इसको कौन सी बात बुरी लग जाती है। फिर आप उसके बिहेवियर के बारे में कि वो जल्दी माफ़ करता है या जल्दी माइंड करता है, और फिर इस बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसको कुछ कह दिया है और मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सेम टाइम आपने जो कहा है वो भी आपकी वर्किंग मेमोरी में, आप उसको भी याद करें, मैंने इस तरह कहा था, आवाज़ मेरी ऐसी थी। सो एपिसोडिक बफर लॉन्ग टर्म और वर्किंग मेमोरी के बीच में इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपको प्रेजेंट में हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अपनी कही हुई बात याद रख के या जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे याद रख।